सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइटोसिस फ्रॉम द बुक। अच्छा, अगर पुराने वाले जो सेक्शन था जिसमें हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ वाइट बोर्ड आपको कुछ समझाने की कोशिश की, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली होंगे। अगर होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं जितना आसानी से वहाँ पर लिख के आपको समझा सकूँ मैं समझा दूँ। बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट एट के वहाँ पर आपको मैं समझा सकूँ कि व्हाट वाज माइटोसिस, व्हाट इज़ मियोसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, माइटोसिस से क्या होता है और मियोसिस से क्या होता है। ठीक है, लेकिन अगेन ऑन द स्टार्ट मैं आपको हल्का सा रिवाइज करता हूँ कि माइटोसिस में एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है और जेनेटिक मटेरियल कांस्टेंट रहता है, मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। सही है। मियोसिस में एक चार में डिवाइड होता है, एक पेरेंट सेल चार डॉटर सेल में डिवाइड होता है और जो नए डॉटर सेल्स बनेंगे उसको क्या कहते हैं, गैमेट्स। एग्जैक्टली। और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो हाफ हो जाते हैं। ये बात याद रखिएगा। ये दो तीन आपके पास मोटे मोटे फर्क हैं, अगर आप ये याद रखते हैं। और अगेन अच्छा, रिप्रोडक्शन दो किस्म की होती है, एक सेक्सुअल जिसमें यानी कि जेंडर्स इन्वॉल्व हों, और एक एसेक्सुअल जिसमें जेंडर्स इन्वॉल्व नहीं हो, यानी कि मेल फीमेल इन्वॉल्व नहीं हो। अगर हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, और अगर ना हो तो ए मीन्स एब्सेंट एंड सेक्सुअल मीन्स जेंडर। अच्छा, अब आइए बगैर किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं माइटोसिस की डिस्कशन को। सो दिस इज माइटोसिस, मेरिटोसिस। इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ये क्या है, टाइप ऑफ सेल डिवीजन। दूसरी टाइप कौन सी है, मियोसिस, आपको पता है। अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, हमें पता है, हम बात करके आए हैं। इन अ वे दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स रिमेन्स कांस्टेंट और सेम, रिमेन्स द सेम एज इन द पेरेंट सेल। यानी कि इस किस्म की सेल डिवीजन, इस टाइप की सेल डिवीजन जिसमें एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो और उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो वो क्या हो, वो सेम हो डॉटर सेल्स के अंदर। किससे सेम हो, जैसे पेरेंट्स के अंदर, यानी कि जैसे पेरेंट्स के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उतने ही डॉटर सेल्स के अंदर। यू कैन से कि ऐसा होता है कि एक पेरेंट सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उसकी एक कॉपी बना दी जाती है। तो एक कॉपी बनने के बाद आपके पास दो सेट्स हो गए क्रोमोसोम्स के, यानी कि 46 के दो जोड़े हो गए। एक जोड़ा 46 का आपके पास एक सेल में, दूसरा दूसरे सेल में। बड़ा सिंपल है, ठीक है। अच्छा, ऑल दो माइटोसिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, हालांकि माइटोसिस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस मतलब कंप्लीट, होता हुआ, विदाउट एनी ब्रेक, मतलब कि होता रहता है। बट फॉर द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन डिवाइड इन टू फेजेस। इस फ्रेज का मतलब ये है, इस जुमले का मतलब ये है कि माइटोसिस कंटिन्यूसली होती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक स्टेप होता है फिर रुकता है फिर दूसरा, नहीं, वो होती रहती है। लेकिन स्टडी के लिए, समझने के लिए हम इसको फेजेस में, डिफरेंट स्टेप्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। एक आप लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन, और दूसरा है साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन। अच्छा, अब देखते हैं कि आपको इसका वर्ड मतलब कि कैन यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट। अच्छा, कैरियो, कैरियो काइनेसिस, जिस तरह से मैं कहता हूं वर्ड्स को डिवाइड करो, एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब प्रो कैरियो, हाँ, यू कैरियो। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। और काइनेसिस, काइनेसिस वर्ड निकला है काइनेटिक से, काइनेटिक, एंड काइनेटिक मीन्स मूवमेंट, मूव। यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, जिसमें न्यूक्लियस मूव करता है। कैरियो क्या करता है, कैरियो मींस न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मींस मूवमेंट। काइना मींस मूवमेंट एंड सिस मींस प्रोसेस। एक्चुअल में ये तीन वर्ड्स हैं, कैरियो, काइन और सिस। सिस मींस प्रोसेस, काइन मीन मूवमेंट, कैरियो मींस न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस के मूवमेंट का प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस, यानी कि जिसमें न्यूक्लियस, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ तो फॉर एग्जांपल ये एक सेल था और इसका एक न्यूक्लियस था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब सेल थोड़ा सा आपके पास बड़ा हो गया और यहाँ पर आपके पास दो न्यूक्लियस आ गए, यानी कि ये न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, ये होगा कैरियोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन। और दूसरा है, यानी कि माइटोसिस के दो फेजेस हैं। एक कैरियोकाइनेसिस, यानी कि पहले आपके पास न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर आपके पास साइटो मीन्स साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, यानी कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। यानी कि ये जो आपके पास दो न्यूक्लियस हैं और ये एक साइटोप्लाज्म है, ये दो में डिवाइड हो जाता है और इस तरह से दो सेल बन जाते हैं। कि वो प्रोसेस जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो उसको न्यूक्लियर डिवीजन या फिर कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और इसी तरह से साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मीन साइटो मीन साइटोप्लाज्म, काइन मीन मूवमेंट, सिस मीन्स प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें साइटोप्लाज्म मूव होकर दो नए सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अच्छा, अब जो एक एक प्रोसेस है उसको इन डेप्थ एक्सप्लेन किया गया है। लेट मी टेक द हाइलाइटर। अच्छा,
द कैरियोकाइनेसिस कैन बी फर्दर डिवाइडेड फॉर आवर कन्वीनियंस इनटू 4 फेज, यानी कि अपनी आसानी के लिए, कन्वीनियंस कहते हैं आसानी, कन्वीनियंस मीन्स आसानी। ये वैसे बायोलॉजी से लिंक नहीं है, लेकिन इसका जो है वो ये एक इंग्लिश का वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए कि कन्वीनियंस मीन्स आसानी। अपनी आसानी के लिए हम कैरियोकाइनेसिस को फर्दर 4 फेजेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। 4 फेजेस कौन से हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। यानी कि कैरियोकाइनेसिस को, न्यूक्लियस की डिवीजन को हमने फर्दर 4 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है कि 4 स्टेप से होते हुए एक न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और वो कौन से हैं? ठीक है, और वो आपके पास हैं दिस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। लेट्स स्टडी माइटोसिस इन एनिमल सेल, यानी कि एनिमल सेल के अंदर माइटोसिस कुछ इस तरह से होती है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि एनिमल और प्लांट सेल, बिकॉज बोथ आर यूकैरियोटिक सेल्स, उनके अंदर माइटोसिस में एक छोटा सा फर्क होता है। वो फर्क क्या होता है वो आगे जाके हम लोग देखते हैं। ठीक है, अच्छा, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अवर कैरियोकाइनेसिस, बट लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। ओके, सो लेट मी टेक द हाइलाइटर अगेन। अच्छा, प्रोफेज, ये आपके पास पहला फेज है, यानी कि इस फेज से प्रॉपर माइटोसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। देखें, माइटोसिस के अंदर आता है कैरियोकाइनेसिस, बिकॉज माइटोसिस के अंदर कैरियोकाइनेसिस होती है, फिर साइटोकाइनेसिस होती है, यानी कि प्रोफेज से माइटोसिस भी और कैरियोकाइनेसिस भी स्टार्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज, यानी कि अर्ली प्रोफेज के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंसेस, यानी कि क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होता है, ठीक है, एंड बिकम्स विजिबल एज अ थिक कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। यानी कि अर्ली प्रोफेज के अंदर क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। ईच क्रोमोसोम एट दिस स्टेज इज ऑलरेडी डबल, कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड्स, यानी कि इस फेज के अंदर, यानी कि इस स्टेज के अंदर जो आपके पास क्रोमोसोम है वो ऑलरेडी डबल्ड है, यानी कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो ऑलरेडी हुई हुई है। यानी कि अच्छा, यहाँ पर मुझे अगेन शायद ड्रॉ करना पड़े। देखें, नॉर्मली जो आपके पास एक क्रोमोसोम होता है वो कुछ इस तरह से होता है, लेकिन चूंकि एम फेज, माइटोसिस फेज से पहले 3 फेज होके आते हैं, G1, एस फेज, G2। एस फेज मीन सिंथेसिस फेज, जिसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है, क्योंकि बेसिकली क्रोमोसोम बना है क्रोमेटिन से, और क्रोमेटिन किससे बना है? हिस्टोन और डीएनए से। तो जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, मतलब कि क्रोमेटिन की रेप्लिकेशन होती है, जब क्रोमेटिन की रेप्लिकेशन होती है तो क्रोमोसोम बना है क्रोमेटिन से, तो यानी कि क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन होती है। यानी कि इस स्टेज के ऊपर ईच क्रोमोसोम इज ऑलरेडी डबल। रेप्लिकेशन मीन किसी चीज की कॉपी करना, यानी डबल करना। तो यानी कि इस स्टेज में ये असल में एक क्रोमोसोम की पिक्चर है, लेकिन चूंकि ये डबल हुआ है तो ये आपको इस तरह से शेप में नजर आ रहा होता है, लाइक दैट। ठीक है, इसका मतलब ईच कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड्स, यानी कि ये आपके पास एक क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड है। ठीक है, ये वैसे इनको आर्म्स कहते हैं, मतलब कि ये चारों आर्म्स हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए ये वाले आपस में क्रोमेटिड्स हैं। अच्छा, द क्रोमेटिड आर अटैच्ड टू ईच अदर एट सेंट्रोमेयर, यानी कि जो बीच का पार्ट है दिस इज योर सेंट्रोमेयर। ठीक है वाला। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ग्रेजुअली डिसअपियर्स, ये इंपॉर्टेंट बात, यानी कि प्रोफेज के अंदर पहले क्या हुआ? क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया, फिर आगे हमने कुछ क्रोमोसोम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बयान की कि वो ऑलरेडी डबल फॉर्म में होता है, उसके 2 आपके पास क्रोमेटिड्स होते हैं, उसके अंदर सेंट्रोमेयर होता है, ये तो बात हुई। लेकिन जो प्रोसेस है वो ये है कि पहले क्रोमेटिन कंडेंस होकर बना क्रोमोसोम, उसके बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो ग्रेजुअली गायब होना शुरू हुई, मतलब कि वो टूटने लगी, वो डिस्ट्रॉय होने लगी, वो अपने अंदर डाइजेस्ट होने लगी। यानी कि इस फेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टूट जाती है और न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, न्यूक्लियस टूट जाता है, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म में आ जाता है, यानी कि वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। अच्छा, एट द सेम टाइम सेंट्रोसोम डिवाइड्स टू फॉर्म सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम्स डिवाइड टू फॉर्म सेंट्रियोल। अच्छा, अब जो जिस तरह से मैंने कहा था कि प्लांट्स और एनिमल सेल की माइटोसिस में थोड़ा फर्क होता है, वो इसी सेंट्रियोल के पॉइंट पे होता है। अब ये सेंट्रियोल क्या है? एज यू कैन सी कि ये आपके पास सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है। बेसिकली ये खास किस्म का स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, एज यू कैन सी दिस कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, इनको बीच से आधा किया जाता है। होता ये है कि एक सेंट्रियोल से फाइबर्स निकलते हैं, आगे जाके देखेंगे हम लोग, पूरी की पूरी आपको एनिमेशन दिखाऊंगा। उसके अंदर होता ये है कि जो आपके पास सेंट्रियोल है उससे कुछ खास किस्म के धागे निकलते हैं, फाइबर्स निकलते हैं, और वो दोनों बोथ ऑफ द कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम पे अटैच होते हैं और दोनों को बीच से खींच के अलग करते हैं। तो ये आपके पास सेंट्रियोल का फंक्शन है। एनिमल सेल में ये फंक्शन सेंट्रियोल परफॉर्म करता है। प्लांट सेल के अंदर
एक खास किस्म का ऑर्गेनल होता है जिसको हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल। ये थोड़ी सी डीप डिस्कशन है, लेकिन याद रखिएगा कि प्लांट्स में जो है वो सेंट्रियोल नहीं होता, प्लांट्स में ये स्ट्रक्चर नहीं होता। अब ये क्या है? आई नो कि इस पॉइंट पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग है क्योंकि आपने इमेजिन नहीं किया, थोड़ा सा इसको डिस्कस नहीं किया, लेकिन प्लांट में सेंट्रियोल नहीं होता और ये एनिमल में होता है, और प्लांट में इसकी जगह क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल। अच्छा, इन दोनों का काम सेम है। वो काम ये है कि इन दोनों से धागे निकलेंगे, ठीक है, जिस तरह से स्पाइडरमैन का जाल निकलता है ना उसके हाथ से, इस तरह से इनके हाथों से, मतलब इनसे जाल निकलते हैं, और जो आपके पास क्रोमोजोम है उनको बीच से अलग करते हैं। ये इनका फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि पहले क्या हुआ? क्रोमेटिन कंडेंस हुआ क्रोमोसोम में, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो गई, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम सेंट्रोजोम जो है, यानी कि सेंट्रोजोम से सेंट्रियोल बना, यानी कि सेंट्रोजोम ये एक था, याद रखिएगा, ये डिवाइड होता है और दो सेंट्रियोल बनाता है, यानी कि ये एक सेंट्रोजोम है, एज यू कैन सी दिस पिक्चर, ये इस तरह का होता है, और इससे आपके पास दो सेंट्रियोल बने, ठीक है, और वो दोनों क्या हुए? ईच मूव, लेट मी टेक द हाइलाइटर, each move towards the opposite pole of the animal cell and form spindle fibers। यानी कि इसका मतलब ये है कि लेट्स से कि ये आपके पास एक बड़ा सा जो है वो एनिमल सेल है, और ये आपके पास सेंट्रोजोम से जो सेंट्रियोल बने, ठीक है, वो यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेट्स से वो क्या हुआ? ईच मूव टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। फॉर एग्जांपल ये एक पोल है और ये एक दूसरा पोल है, तो वो जो दोनों के दोनों आपके पास सेंट्रियोल थे, फॉर एग्जांपल ये रहे, वो बहुत बुरे बने, आई नो, बट इमेजिन कीजिए कि ये आपके पास क्या है? ये आपके पास सेंट्रियोल है, ये इस तरफ मूव करेगा, इस पोल की तरफ। पोल कहते हैं कोई भी कोना, ठीक है, जिस तरह से हमारे अर्थ के दो पोल्स हैं ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इस तरह से ये भी, ये जो दो सेंट्रियोल हैं, ठीक है, जो कि सेंट्रोजोम के डिवाइड होने से बने हैं, वो दोनों पोल्स पर जो है वो मतलब कि वहाँ उसकी तरफ मूव करेंगे, ठीक है, और पोल पर जाने के बाद वो स्पिंडल फाइबर्स अपने अंदर से रिलीज करेंगे। फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी दिस पिक्चर, ये इनके अंदर से धागे निकल रहे हैं, ये जो धागे हैं, दीज आर योर स्पिंडल फाइबर्स, समझे? इसी तरह से यानी कि लेट्स से कि मैं अगर उसकी प्रॉपर, मैं आपको प्रॉपर डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखें, ये आपके पास जो आप लोग देख रहे हैं दिस स्ट्रक्चर्स, ठीक है, लेट मी, आई थिंक मुझे मिटा देना चाहिए, आपको अच्छा समझ वैसे आएगा। ये जो आपके पास ये स्ट्रक्चर्स हैं, दिस वन, ये और ये आपके पास सेंट्रियोल्स हैं, ठीक है, और ये जो आप धागे देख रहे हैं, लेट मी जूम इट, ये जो धागे देख रहे हैं, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास स्पिंडल फाइबर्स, और ये फिर इस तरह से आके आपके पास क्रोमोसोम्स को डिवाइड करेंगे। हम लोग इसके अंदर देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर रीड आउट कर लें पहले। ओके, तो यहां पर आपके पास जो प्रोफेज है वो खत्म हो, इसमें क्या हुआ? याद रखिएगा, सवाल एग्जाम में आता है कि बताइए कि प्रोफेज में क्या हुआ, या तो एमसीक्यू आता है या तो फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन करना पड़ता है, लेकिन आपसे पूछते हैं कि प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है। ये याद रखिएगा, प्रोफेज में पहले क्रोमेटिन कंडेंस हुआ क्रोमोसोम में, ठीक है, फिर आपके पास जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो गई, ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो गई या फिर डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है, फिर एट द सेम टाइम जो आपके पास सेंट्रोजोम था वो डिवाइड हुआ सेंट्रियोल में, और सेंट्रियोल क्या हुए? मूव हुए टुवर्ड्स द पोल ऑफ एनिमल सेल, यानी कि एनिमल सेल के पोल्स की तरफ, दो कोनों की तरफ, ठीक है, बिकॉज जब सेल इनलार्ज होगा तो उसके दो पोल्स बन जाएंगे, और उन दोनों के दोनों पोल्स पे एक नए सेल बनेंगे, तो दोनों के दोनों पोल्स की तरफ जो आपके पास सेंट्रियोल है वो मूव किया, और उससे क्या निकले? स्पिंडल फाइबर्स, ताकि वो क्रोमोसोम्स को बीच से अलग कर सके। एंड एट द सेम टाइम याद रखिएगा कि सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। एमसीक्यूज आ सकता है कि विच इज द ऑर्गेनेल एब्सेंट इन प्लांट सेल ड्यूरिंग माइटोसिस, एंड दिस इज सेंट्रियोल। आप प्लीज जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, नोट्स तो वैसे आप आई एम श्योर बनाते होंगे, बट जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो, अलग हो, मुख्तलिफ हो, उसको आप अलग से लिख लें ताकि आपको याद करने में या फिर मेमोराइज करने में बाद में आसानी हो। अच्छा, मेटाफेस। अब मेटाफेस क्या होता है, बट बिफोर दैट लेट मी इरेज दैट अजीब सी डायग्राम। यार आई नो मेरी डायग्राम्स बहुत बुरी हैं, बट एट द सेम टाइम आई नो कि आपको पसंद भी आती हैं, ठीक है। अच्छा, मेटाफेस। ड्यूरिंग दिस फेज ईच क्रोमोसोम्स अरेंज इटसेल्फ ऑन इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल फाइबर। इक्वेटर कहते हैं वो लाइन जो कि किसी भी चीज को बीच से काटती है। इक्वेटर इक्वल, यानी ये दो इक्वल पार्ट्स में काटती है। फॉर एग्जांपल यहां देखें तो ये जो लाइन है ये इक्वेटर है। यानी कि क्या होता है मेटाफेज के अंदर कि हर क्रोमोसोम 46 फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हर एक क्रोमोसोम
अपने आप को अरेंज करता है इक्वेटर के ऊपर। किसके इक्वेटर के ऊपर? स्पिंडल फाइबर के इक्वेटर के ऊपर। बिकॉज देखें सेल्स आर मोस्टली स्फेरिकल ना, स्फेरिकल का कोई इक्वेटर नहीं होता, मतलब कि उसका कोई खास सेंटर नहीं होता जिसके ऊपर हम लोग एक लाइन खींच के बता सकें कि ये सेंटर है। हर पॉइंट सर्कल का एक सेंटर होता है, लेकिन चूंकि जिस पॉइंट के ऊपर स्पिंडल फाइबर एंड करते हैं तो वो उस सेल का इक्वेटर कहलाता है, और उस सारे के सारे क्रोमोसोम्स अपने आप को उस इक्वेटर पे अरेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये पहले यहाँ पर बिखरे हुए थे, इन्होंने अपने आप को जो है वो इस इक्वेटर पे बिल्कुल अरेंज कर दिया। ये आपके पास मेटाफेज में हुआ। ईच क्रोमोसोम इज अटैच टू सेपरेट स्पिंडल फाइबर बाय सेंट्रोमेयर, यानी कि सेंट्रोमेयर से जो निकलने वाला स्पिंडल फाइबर था उनके साथ हर एक डिफरेंट क्रोमोसोम अटैच हुआ, यानी कि हर क्रोमोसोम एक डिफरेंट स्पिंडल फाइबर से जो कि सेंट्रोमेयर से निकला था उससे अटैच हुआ। ठीक है, नाउ आपके पास ये आपके पास मेटाफेज खत्म हुआ। उसके अंदर क्या हुआ था कि तमाम के तमाम क्रोमोसोम इक्वेटर पे आए और स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गए। फिर आपके पास एनाफेज। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इन दिस फेज द स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सेंट्रोमेयर ऑफ अ क्रोमोसोम्स डिवाइड एंड द क्रोमाटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम्स सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर एंड बिगिन मूविंग टुवर्ड्स द अदर पोल। यानी कि इसके अंदर ये होता है कि स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब कि खींचते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन से वो जो क्रोमोसोम पे एक फोर्स लगती है, उस फोर्स से जो सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर एज वी नो के ऊपर हमने ड्रॉ भी किया था, एज यू कैन सी दिस सेंटर स्ट्रक्चर, ये जो आप लोग देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेट मी अगेन, फॉर एग्जांपल दिस इज योर सेंट्रोमेयर। ये क्या होता है? लेट मी टेक द हाइलाइटर अगेन। सेंट्रोमेयर ऑफ द क्रोमोसोम डिवाइड, मतलब कि ये जो सेंट्रोमेयर है, ये जो ब्लैक में शो किया गया है, ये डिवाइड होता है एंड द क्रोमाटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट्स। और जो क्रोमाटिड्स हैं, मतलब कि मींस के यहाँ से ये अलग होते हैं और ये अलग होते हैं। ये जो दो क्रोमाटिड्स हैं ये अलग हो जाएंगे और ये जो दो हैं ये अलग हो जाएंगे। और अलग होने के बाद यानी कि सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर एंड बिगिन टू मूव टुवर्ड्स द अदर पोल, यानी कि दो डिफरेंट पोल की तरफ दोनों के दोनों क्रोमाटिड मूव करने लगेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये अटैच थे, अलग होने के बाद ये सारे मतलब कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ से अलग हुए बीच से, ये वाला जो ऐसा था ये इस तरफ मूव करने लग गया एज यू कैन सी, और ये वाला ऐसा था ये इस तरफ मूव करने लग गया। कितना आसान है, बिल्कुल एक मजे वाली स्टोरी है ना। ठीक है, इन दिस वे वन सेट ऑफ क्रोमाटिड्स, ईच क्रोमाटिड इज नाउ एन इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम। अच्छा, मैंने जिस तरह से कहा था कि जो आपके पास एक्चुअल क्रोमोसोम की पिक्चर होती है वो इसका हाफ होता है, कॉपी होने के बाद वो आपको एक्स शेप में नजर आता है। तो अब हुआ ये कि ईच क्रोमाटिड है, ठीक है, यानी कि जो एक दो अलग हुए थे, इज नाउ एन इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम, मतलब कि वो खुद एक क्रोमोसोम बन चुका है। यानी कि एक क्रोमोसोम जब कॉपी होकर एक्स शेप स्ट्रक्चर बना था, जब वो अलग हो जाएंगे तो उनमें से हर एक को हम लोग कहेंगे कि वो एक क्रोमोसोम है। तो क्या हुआ? इन दिस वे वन सेट ऑफ क्रोमाटिड्स मूव टुवर्ड्स वन पोल वाइल द अदर सेट टुवर्ड्स द अदर पोल, यानी कि अलग होने के बाद एक क्रोमाटिड का जो पेयर है, यानी कि जो दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि दो डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, एज यू कैन सी देयर, ये एक अलग सेट है, ठीक है, और ये एक अलग सेट है। जब ये दोनों ये और ये मिले हुए थे तब भी हम इसको क्रोमोसोम कहते थे, लेकिन जब ये डिवाइड होकर अलग अलग पोल्स की तरफ मूव करने लगेंगे देन वी कॉल दैट कि डिफरेंट क्रोमोसोम्स बन चुके हैं। ठीक है, और ये आपके पास किस में होता है? एनाफेज में होता है। क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पहले, ठीक है, उससे सेंट्रोमेयर डिवाइड हो जाता है और क्रोमाटिड जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, और मूव करने लगते हैं टुवर्ड्स डिफरेंट पोल्स। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो क्रोमाटिड हैं एज वी नो कि वो एक डिफरेंट पोल ऑफ द सेल की तरफ मूव करते हैं और सेपरेट होने के बाद दोनों के दोनों क्रोमाटिड के जो पेयर्स हैं, ठीक है, अगेन दिस वन एंड दिस वन, ये इंडिविजुअली क्रोमोसोम बन चुके हैं। यहां पर आपके पास एनाफेज भी खत्म हो गया। आई होप सो कि आपको प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज समझ आया होगा। टीलोफेज बड़ा इजी है, इसमें क्या होता है, बट बिफोर लेट मी टेक द हाइलाइटर। दिस स्टेज व्हेन द क्रोमाटिड्स नाउ कॉल्ड क्रोमोसोम, यानी कि ये स्टेज जहां पर वो क्रोमाटिड जिनको हम लोग इंडिविजुअली क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है, रीच एट द रिस्पेक्टिव पोल एंड देयर मूवमेंट सीजेस, यानी कि जब वो अपने यहाँ पर इस पोल पर पहुंच जाएंगे यहाँ पर, तो उनकी मूवमेंट सीज मीन्स रुक जाना। ठीक है, यानी कि इस क्रोमोसोम से ये क्रोमाटिड अलग हो गए, डिफरेंट पोल पे पहुंचे तो उनकी मूवमेंट रुक जाएगी। ईच पोल रिसीव्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल, यानी कि हर पोल पे उतने ही क्रोमोसोम पहुंचेंगे जितने के पेरेंट सेल के ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। यानी कि यहाँ पर भी आपके पास 46 क्रोमोसोम होंगे, मीन्स कि यहाँ पर भी आपके पास 46 होंगे और यहाँ पर भी 46 होंगे, 46 अगर ये ह्यूमंस का सेल होगा तो।
मतलब कि ये सारे भी 46 थे, लेकिन इनमें से हर एक की एक कॉपी हो रखी थी। तो जब वो डिवाइड हो गया तो यहाँ पर भी 46 आए, यहाँ पर भी 46 आए। ठीक है, यही बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, अच्छा, ईच पर्ल रिसीव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल, यानी कि जो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे उतने ही आपके पास डॉटर सेल में आए। इस तरह से एज यू कैन सी द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म्ड, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एज यू कैन सी दिस पिक्चर अगेन, यहाँ पर नहीं है आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्म हो रही है, ये फॉर्म हो गई। ठीक है, अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि ये जो क्रोमोसोम है, अच्छा अब यहाँ पर इस मोमेंट में क्रोमोसोम अगेन क्रोमेटिन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एज यू कैन सी यहाँ पर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर डिसॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कलर फेड हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो आपके पास ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम है उनके इर्द गिर्द क्या बन रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद इन दिस वे द टू डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म्ड इन ईच सेल, यानी कि जो दो डॉटर न्यूक्लियसेस हैं वो आपके पास बन चुके हैं। और जब इस तरह से न्यूक्लियस कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस खत्म हो चुकी है। सो ये पूरी आपके पास है सेल डिवीजन। ठीक है, ये आपके पास है कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, और ये आपके पास है साइटोकाइनेसिस। अब आइए साइटोकाइनेसिस को देखते हैं कि वो क्या कहती है। सो साइटोकाइनेसिस, अच्छा एज वी नो के साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्म का अलग होना। अच्छा, सून द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल आल्सो डिवाइड्स, यानी कि साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, एंड टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म, और दो नए डॉटर सेल्स बन जाते हैं। यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन के बाद, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस भी हो जाती है। इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस बाय डेवलपिंग अ कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि जो एनिमल सेल्स हैं उनके अंदर जो आपके पास साइटोकाइनेसिस होती है उसके अंदर आपके पास एक कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि एक बाहर से एक दरार पड़ने लगती है पूरे सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी कि यहाँ पर एक कॉन्स्ट्रिक्शन बन रही है, एक बीच की तरफ जाती हुई एक दरार पड़ रही है, उसको आप लोग कॉन्स्ट्रिक्शन कह रहे हैं। दिस कंस्ट्रक्शन बिकम्स डीप, यानी कि वो आस्ता आस्ता गहरी होती जाती है, टू डिवाइड साइटोप्लाज्म इनटू टू इक्वल हाफ्स एंड टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म, यानी कि वो जो इनवर्ड्स कंस्ट्रक्शन है, यानी कि वो जो दरार है वो आस्ता आस्ता डीप होती जाती है, और उससे क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है इनटू टू इक्वल हाफ्स के अंदर, और जो दो नए डॉटर सेल्स हैं वो बन जाते हैं। अच्छा, प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, प्लांट्स में दो दो सेल्स हैं वो आपस में से बिल्कुल अलग नहीं होते। होता यह है कि प्लांट सेल के अंदर एक चीज बनती है जिसको हम लोग कहते हैं सेल प्लेट। प्लांट के अंदर सेल प्लेट बनती है, यानी कि एज वी नो के प्लांट के सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और चीज होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, और सेल वॉल नहीं टूट सकती, वो बहुत रिजिड होती है, सेल के कंट्रोल में नहीं है। तो क्या होता है, व्हेन जो आपके पास कैरियोकाइनेसिस हो जाती है उसके बाद बिल्कुल सेंटर में सेल वॉल की एक पतली सी लेयर शुरू होती है जिसको सेल प्लेट कहते हैं, और वो आस्ता आस्ता मोटी होती है, और जब मोटी होती है तो होते होते वो दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को इक्वली डिवाइड करती है, और उस सेल प्लेट के दोनों तरफ आपके पास एक नई सेल मेम्ब्रेन बन जाती है। इस तरह से जो आपके पास प्लांट सेल की जो साइटोकाइनेसिस होती है वो इस तरह से होती है। सो दैट वाज द माइटोसिस। अब कुछ माइटोसिस की सिग्निफिकेंस है, और उसके बाद हमारे पास एक मजेदार किस्म की एनिमेशन है, उसको देखेंगे। अच्छा, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस की सिग्निफिकेंस। माइटोसिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में माइटोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो। प्रोकैरियोट उसे ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, और यूकैरियोट भी उससे ग्रो भी करते हैं, और कुछ यूकैरियोट उससे रिप्रोड्यूस भी करते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, यानी कि ये ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म करती है बाय इंक्रीजिंग एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ सेल, यानी कि एग्जैक्ट मतलब वैसी की वैसी ही कॉपीज बनाती है किसी की सेल की। कौन? माइटोसिस। विद फ्यू एक्सेप्शन ऑल काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक प्लेस बाय माइटोसिस, यानी कि जितनी किस्म की भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि विदाउट जेंडर वाली जितनी भी रिप्रोडक्शन है, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं जनरल ग्रोथ को जनरली, मतलब जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वो किससे होती है? वो माइटोसिस होती है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सोमैटिक सेल, ये इंपॉर्टेंट है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सोमैटिक सेल सच एज ब्लड सेल्स डिपेंड्स ऑन माइटोसिस। अच्छा देखें, दो सेल्स होते हैं, एक होते हैं आपके पास सोमैटिक सेल्स और एक होते हैं आपके पास जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स। याद है कि कुछ आपके पास सेल्स ऐसे थे जो कि गैमीट्स बनाते थे। क्या बनाते थे? गैमीट्स। तो वो सेल्स जो कि गैमीट्स बनाते हैं, मतलब कि गैमीट्स में टूटते हैं, उनको जर्म सेल कहते हैं। और जो सेल
जो नॉर्मल बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग सोमैटिक सेल्स कहते हैं, समझे। फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, उनको जब बनना होता है तो वो माइटोसिस से बनते हैं। और ब्लड सेल क्या है, एक नॉर्मल सेल है जो कि बॉडी का एक नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो आपके पास सोमैटिक सेल हुए और वो बनते हैं माइटोसिस से। द हीलिंग ऑफ वुंड्स, अगेन देखें, बहुत पहले एक एग्जांपल आई थिंक पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस की थी, रिपेयर ऑफ वेयर एंड टेयर विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन द माइटोटिक डिवीजन। यानी कि चाहे वुंड्स का हील होना हो या फिर आपके पास कोई वेयर एंड टेयर हो, यानी कि कुछ सेल्स पुराने हों उनको रिपेयर करना हो, उनको एक्सचेंज करना हो, या फिर कुछ बॉडी के फंक्शंस ठीक नहीं हो, तो उनके अंदर जो जितना भी आपके पास सेल डिवीजन जो इन्वॉल्व होती है उस केस के अंदर वो आपके पास माइटोसिस ही होती है। सो दैट इज इट विद द बुक सेक्शन ऑफ माइटोसिस। सो अब आइए, एक मज़ेदार सी एनिमेशन है बाय न्यूक्लियस बायोलॉजी, तो उससे देखते हैं कि हाउ एक्चुअली माइटोसिस हैपेंस, और उससे आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प होगी बिकॉज आप क्लियरली विजुलाइज करेंगे उस प्रोसेस को होते हुए। लेट्स सी द एनिमेशन। इस लेसन में हम सेल साइकिल के एम फेज़ को स्टडी करेंगे जिसमें माइटोसिस और साइटोकिनेसिस शामिल हैं। बट आइए पहले सेल साइकिल का एक मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़ मिलकर इंटरफेज़ बनाते हैं, जबकि M फेज़ सेल डिवीज़न की नुमाइंदगी या फिर रिप्रेजेंटेशन करता है। सेल डिवीज़न में दो अहम तकसीम शामिल हैं, न्यूक्लियस की डिवीज़न जिसे माइटोसिस कहा जाता है, और साइटोप्लाज्म की डिवीज़न जिसे काइनेसिस कहा जाता है। माइटोसिस के 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़। प्रोफेज़ प्रोफेज़ माइटोसिस का सबसे तवील मरहला होता है। इसमें क्रोमेटिन सिकुड़ कर क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और पिछले मरहले में यानी कि एस फेज़ के दौरान डुप्लिकेट शुदा डीएनए सिस्टर क्रोमेटिड्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। पहली बार इस मोमेंट्स पे हम क्रोमोसोम्स को सेल के अंदर देख सकते हैं। हर क्रोमोसोम के दरमियान में सेंट्रोमेयर सिस्टर क्रोमेटिड को जोड़कर रखते हैं। इधर साइटोप्लाज्म में स्पिंडल फाइबर बनती हैं जो 2 सेंट्रियोल्स से निकलती हैं। जैसे जैसे सेंट्रियोल्स सेल के मुखालिफ किनारों यानी पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, स्पिंडल फाइबर्स लंबी होती जाती हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस पॉइंट पर डिज़ोल्व या फिर डिसइंटीग्रेट होने लगती है या फिर डिसअपेयर होने लगती है, जिससे क्रोमोसोम्स और साइटोप्लाज्म के दरमियान की जो लिमिट है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है। अब स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर से जुड़ सकती हैं। मेटाफेज़, इस फेज़ में सेंट्रियोल सेल के पोल्स तक पहुंच जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम को सेल के दरमियान यानी कि इक्वेटर में तरतीब देते हैं। क्रोमोसोम का ये सीक्वेंशियल या फिर तरतीब शुदा लेआउट सिस्टर क्रोमेटिड को सेल के दोनों तरफ यकसां तकसीम करता है। एनाफेज़, स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमेयर को अलग करके सिस्टर क्रोमेटिड को 2 अलग अलग क्रोमोसोम में तकसीम कर देते हैं। अलग होने वाले क्रोमोसोम्स वी शेप की शक्ल में साइटोप्लाज्म के ज़रिए सेल के पोल्स की तरफ खींचे चले जाते हैं। क्रोमोसोम्स सेंट्रियोल्स की तरफ बढ़ते हैं। नोट, यहाँ पर एक बात इम्पॉर्टेंट है, सेंट्रोमेयर और सेंट्रियोल में फ़र्क होता है। सेंट्रोमेयर क्रोमेटिड्स को जोड़कर रखते हैं और सेंट्रियोल सेल के पोल पर होते हैं। टीलोफेज़, ये माइटोसिस का आखिरी फ़ेज़ होता है। इस फेज़ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हर सेट के क्रोमोसोम के गिर्द दोबारा बन जाती है। क्रोमोसोम दोबारा क्रोमेटिन की शक्ल में फैल जाते हैं। इस पॉइंट के ऊपर माइटोसिस मुकम्मल हो जाती है। नेक्स्ट, साइटोकिनेसिस। एनिमल के सेल्स में साइटोकिनेसिस के दौरान सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ सिकुड़ती है और 2 बिल्कुल एक जैसे डॉटर सेल्स बनते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर सेल में सेल वॉल की सख्ती की वजह से सेल मेम्ब्रेन का झुकाव मुमकिन नहीं होता। इसलिए सेल प्लेट बनती है जो दोनों डॉटर सेल्स को तकसीम कर देती है।
बाद में नई सेल वॉल बनती है जो दो डॉटर सेल्स को मुकम्मल तौर पर अलग करती है। आपने माइटोसिस की एनिमेशन देखी होगी और आपको समझ आई होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट के एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस ये क्या होती है। देखें, याद है कि हमने लाइफ के 3 प्रोसेस जो है वो डिस्कस किए थे, यानी कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और फिर डेथ। तो ये डेथ है। तो बेसिकली एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस 2 तरीके हैं किसके, सेल डेथ के, यानी कि इन 2 तरीकों से सेल की डेथ हो सकती है। Cells in an organism depends upon various extracellular signal for its regulated and controlled activities, यानी कि सेल के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स के ऊपर, यानी कि उसके इन्वायरमेंट के ऊपर और उसके इर्द गिर्द के जो डिफरेंट सेल्स होते हैं वो उसकी एक्टिविटीज़ को काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो सेल क्या करेगा, किस किस्म का फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसकी इर्द गिर्द की लोकेशन, उसके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट क्या है। अगर वो स्किन सेल है तो उसका फंक्शन डिफरेंट होगा, अगर वो इंटेस्टाइन का सेल है तो उसका फंक्शन डिफरेंट होगा, हार्ट सेल है, ब्रेन सेल है, यानी कि डिपेंडिंग ऑन इन्वायरमेंट क्या है उसके सिग्नल्स डिसाइड करते हैं कि उसकी एक्टिविटी किस तरह से कंट्रोल होगी। इट मीन्स ऑल द एक्टिविटीज इवन द डेथ ऑफ सेल इज प्रोग्राम्ड, यानी कि इवन के सेल का मरना भी प्रोग्राम्ड होता है, यानी कि सेल को सिग्नल दिया जाता है या फिर उसका प्रोग्राम कहते हैं डिसाइडेड, या फिर ये आपके पास कंप्यूटर लैंग्वेज से निकला जिसमें आप प्रोग्राम कर देते हैं कि ये काम कैसे होगा, यानी कि उसकी जो डेथ होती है वो भी प्रोग्राम्ड होती है, डिसाइडेड होती है। ठीक है, अच्छा, इज सेल डेथ बेनिफिशियल, क्या सेल का मरना बेनिफिशियल है? आइए देखते हैं है कि नहीं है। प्रोग्राम सेल डेथ हेल्प्स इन प्रॉपर कंट्रोल ऑफ मल्टी सेलुलर डेवलपमेंट, यानी कि जो प्रोग्राम सेल डेथ है वो मदद करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच में लीड टू डिलीशन ऑफ, डिलीशन मीन्स डिलीट करना, ऑफ एंटायर स्ट्रक्चर, यानी कि जो प्रोग्राम सेल डेथ है इससे होता ही है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल एनिमल के केस में प्रोग्राम सेल डेथ से हम लोग एक पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को डिलीट कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल दी गई, फॉर एग्जांपल टेल ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन एम्ब्रोयो, यानी कि ह्यूमन एम्ब्रोयो के अंदर टेल होती है, बिकॉज हमारे जो एंसेस्टर्स थे विच वर मंकीज एंड चिंपैंजीज, उनकी टेल थी, तो बिकॉज वहां से हमारी टेल भी आई है, बट बिकॉज एवोल्यूशन के प्रोसेस के अंदर वो टेल डिसअपेयर हो गई। ड्यूरिंग द ह्यूमन एम्ब्रोयो टाइम वो टेल आती है, लेकिन उसको विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ कैंसिल कर दिया जाता है। और सम पार्ट एंड ऑर्गन विच इज मोर रिक्वायर्ड लाइक टिश्यू बिटवीन डेवलपिंग डिजिट्स, यानी कि यहाँ पर दूसरी एग्जांपल है कि टिश्यूज बिटवीन डेवलपिंग डिजिट्स। डिजिट्स कहते हैं उंगलियों को, या आप मेरी उंगलियां देख सकते हैं। देखें, जब मैं एम्ब्रोयो था या फिर जितने भी एनिमल्स या फिर जितने भी ह्यूमंस एम्ब्रोयो थे तो उनकी उंगलियों के दरमियान भी गोश्त था, लेकिन प्रोग्राम सेल डेथ से इन सेल्स को ख़त्म कर दिया गया ताकि हमारी डिजिट्स फ्री हो गई। लेकिन कुछ एनिमल्स, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं ख़ासतौर पे जिनके ये डिजिट्स फ्री नहीं होते, फॉर एग्जांपल डक, उनके उंगलियों के दरमियान क्या होती है, उनकी उंगलियों के दरमियान आपके पास टिश्यूज़ होते हैं। लेकिन हमारे अंदर, एनिमल्स के अंदर, ये डिजिट्स के दरमियान वाले टिश्यूज़ को विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ ख़त्म कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अच्छा, अब आपके पास 2 वेज ऑफ सेल डेथ आपको बताई गई है। वन इज़ एपोप्टोसिस और सेल्फ डिस्ट्रक्शन, यानी कि सेल 2 तरीके से मर सकते हैं, या तो वो खुदकुशी करें या तो उनको कोई मार दे। तो बेसिकली इसी तरह से आपके पास 2 सेल डेथ्स हैं। एपोप्टोसिस मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्शन, इसको ऑटोफेगी भी कहते हैं। एपोप्टोसिस का दूसरा नाम ऑटोफेगी। ऑटो मीन्स, अगेन वर्ड पे गौर करें, ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद ब खुद, और फेगी मीन्स ईटिंग। फेगी मीन्स ईट, यानी कि ये सेल खुद अपने आप को खा लेता है, कुछ इस किस्म के एंजाइम बनाता है जो कि इसको अंदर से डिसइंटीग्रेट करते हैं, तोड़ने लगते हैं। तो इस किस्म की सेल डेथ जिसमें एक सेल अपने आप को ही मार दे खुद, उसको ऑटोफेगी कहते हैं। प्रोग्राम्ड चेंज विच लीड्स to sequence of physiological changes in cell by which cell commits suicide, खुदकुशी करता है, is called apoptosis। यानी कि प्रोग्राम्ड चेंजेस, यानी कि प्रोग्राम होता है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर इस तरह से मरेगा, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी, फिर जो है वो साइटोप्लाज्म फट जाएगा, फिर सेल मेम्ब्रेन रेजर हो जाएगी, यानी कि हर चीज़ प्रोग्राम होती है और ये चेंज होता है, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन का टूटना एक चेंज है ना, एक चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि प्रोग्राम चेंज विच लीड टू सीक्वेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन सेल बाय विच सेल कमिट सुसाइड, यानी कि इस तरह का प्रोग्राम चेंज, यानी कि इस तरह का उसका जेनेटिक मटेरियल कुछ इस तरह का चेंज हो जाता है ड्यूरिंग एपोप्टोसिस के कुछ इस तरह के सीक्वेंस, कुछ इस तरह के फिजियोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन का टूटना, डीएनए का डिसइंटीग्रेट होना, ऑर्गेनेल्स का टूट जाना, फिर साइटोप्लाज्म का बर्स्ट कर जाना,
और जो अंदर प्रोटीन है वो खुद ब खुद डाइजेस्ट होने लगते हैं। तो ये क्या है, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं। और ये कब होते हैं, जब प्रोग्राम्ड चेंज, यानी कि जब डीएनए, जब कोड चेंज हो जाता है, यानी कि जब उसका डीएनए कुछ खास किस्म से चेंज होता है और जो एपोप्टोसिस वाले जीन्स हैं वो एक्टिव होते हैं, और इस तरह से वो एक पूरे प्रोसेस के थ्रू, एक पूरे सीक्वेंशियल स्टेप्स के जरिए से वो सेल जो है वो खुदकुशी करता है या फिर सुसाइड करता है। और देयर इज नेक्रोसिस, बड़ा सिंपल है, यानी कि चोट लगने से, ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर से जब कोई सेल मर जाता है तो उसको नेक्रोसिस कहते हैं। दिस टाइप ऑफ सेल डेथ विच इज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर से। इन्फेक्शंस मींस जब कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल कर दे, फूड के लिए, डेंजर के लिए, किसी भी रीजन से जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करता है उसको इन्फेक्शन कहते हैं। अच्छा, टॉक्सिन्स, जहर से, एंड ट्यूमर, एक्सीडेंटल सेल डेथ, यानी कि जो नेक्रोसिस है इसको हम लोग एक्सीडेंटल सेल डेथ भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जब चोट लगती है, फॉर एग्जांपल जब इन्फेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल जब ट्यूमर, कैंसर होता है, तो उसके अंदर भी सेल जो है वो मर जाते हैं, ठीक है। तो उस किस्म की डेथ को, जिसमें इन्वायरमेंट की वजह से सेल की डेथ होती है, उसको नेक्रोसिस कहते हैं। तो ये आपके पास बहुत लंबा लेक्चर था, आई एम सो सॉरी, बहुत लंबा हो गया, बट आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। और जो लेक्चर का मकसद है कि आपको माइटोसिस, सेल डिवीजन, सेल साइकिल और तमाम जितने भी फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं बायोलॉजी के वो समझ आए, आपने एनिमेशन एंजॉय की होगी और आपको एक क्लियर विजन मिला होगा, क्लियर कंसेप्ट मिला होगा रिगार्डिंग माइटोसिस। अगर ऐसा हुआ है, सो दैट वाज व्हाट आई वांट टू डू और आई थिंक आई डिड। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, टेक केयर ऑफ सेल्फ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड एज ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। मिलते हैं किसी नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।